लियू शेंग अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए ये दिखाता है कि अपने कमरे में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो रही घटनाओं से अनजान है। वो बड़े आराम से जहाज की हाल की गतिविधियों की लिस्ट बताता है, जिसमें एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को भर्ती करना और 87 स्पेस जंप पूरे करना शामिल हैं। वो एकदम सही सही बातें बताता है, जैसे कि उन पर 13 बार समुद्री डाकुओं के झुंड ने हमला किया और उस एल्फ ने 12 बार उनका मुकाबला किया। ये सुनकर एओनैंग टुरिंग उसकी सटीकता से हैरान रह जाता है। लियू शेंग बड़े गर्व से कहता है कि उन 12 बार में से 7 बार उस एल्फ ने नीले बालों वाली लड़की के साथ मिलकर लड़ाई की और चुपके से उसे अपनी काबिलियत दिखाने और उससे मुकाबला करने की कोशिश की। ये सुनकर एओनैंग टुरिंग पूरी तरह से घबरा जाता है और लियू शेंग से गुजारिश करता है कि वो चुप हो जाए। बात बदलते हुए वो एल्फ बताता है कि नीले बालों वाली लड़की माशा का भी वही मकसद है जो उनका है, यानी हेवनली एकेडमी की परीक्षा के लिए हंटिंग बो तक का सफर करना। लियू शेंग अपनी कॉफी की एक और चुस्की लेता है और पूछता है कि क्या उस एल्फ ने सच में उस लड़की से बात की थी। चिढ़कर एओनैंग टुरिंग मान लेता है कि उसने कोशिश तो की थी, लेकिन उस लड़की ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियू शेंग उसे सलाह देता है कि वो अपने रवैये पर ध्यान दे। वो कहता है कि अगर वो एल्फ उस लड़की के साथ भी वैसा ही सम्मान से पेश आए जैसा वो लियू शेंग के साथ आता है, तो हो सकता है कि वो लड़की उसे जवाब दे दे। गुस्से में आकर वो उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि उसके सम्मान का हकदार सिर्फ लियू शेंग ही है। बाहर जाने का फैसला करते हुए वो हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, एक होलोग्राफिक अलर्ट चमक उठता है। वो एल्फ बड़े उत्साह से पीछे मुड़ता है और बताता है कि स्पेस पायरेट्स यानी अंतरिक्ष के समुद्री डाकुओं के लिए एक नया इनाम घोषित हुआ है और वो लियू शेंग को भी इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता देता है। मुस्कुराते हुए एओनैंग टुरिंग कहता है कि शायद इस सफर के दौरान समुद्री डाकुओं से लड़ने का ये उनका आखिरी मौका हो। बिना किसी उत्साह के लियू शेंग उसे घूरता रहता है। उसे शक होता है कि वो एल्फ तो बस उसे अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता है ताकि नीले बालों वाली लड़की के सामने वो खुद को कूल दिखा सके। वो बड़े आराम से इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि उसे समुद्री डाकुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना समय अकेले साधना करने में ज्यादा पसंद करेगा। एओनैंग टुरिंग बिना किसी बहस के उसका फैसला मान लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे में अकेला रह जाने पर लियू शेंग एक पल के लिए रुकता है और उसे एहसास होता है कि काफी समय से उसने अपने शैडो क्लोन की सुध नहीं ली है। अपने बिस्तर पर बैठकर वो इस शांत समय का उपयोग अपने क्लोन से जुड़ने और उसकी मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए करता है। इस बीच स्टार स्पिरिट फ्लावर के ब्रिज पर जी यांग चैन पूरे आत्मविश्वास से एक कंट्रोल कंसोल पर झुकी हुई है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि 200 से ज्यादा लेवल 11 और 12 के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच हो रही इस झड़प को देखना समय बिताने का एक मजेदार तरीका है। एक टैक्टिकल डिस्प्ले को देखते हुए वो गौर करती है कि जैसे जैसे वो हंटिंग बो के करीब पहुंच रहे हैं, समुद्री डाकुओं का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। उसे हैरानी होती है कि उन्होंने लगभग 30 लेवल 12 के माहिरों को इकट्ठा कर लिया है। जहाज के बाहर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। एओनैंग टुरिंग और माशा बड़ी आसानी से कई समुद्री डाकुओं पर भारी पड़ते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। अंदर से ये सब देखते हुए जहाज का एक क्रू मेंबर उनकी युद्ध कौशल की तारीफ करता है और कहता है कि ये दोनों नौजवान बड़ी आसानी से लेवल 12 के दुश्मनों को पछाड़ते जा रहे हैं। युद्ध का मैदान पूरी तरह से इन दोनों के कब्जे में है। कोई भी समुद्री डाकू उनके आक्रमणों का सामना नहीं कर पा रहा। एक क्रू मेंबर कहता है कि इन दोनों होनहारों ने इस लड़ाई को एक तरफा नरसंहार में बदल दिया है और वो अंदाजा लगाता है कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। एक और क्रू मेंबर गहरी तारीफ करते हुए इन दोनों लड़ाकों को अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट जीनियस बताता है। एक क्रू मेंबर लियू शेंग का जिक्र करता है और कहता है कि जहाज पर चढ़ने के बाद से उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो मान लेता है कि लियू शेंग को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। दूसरा क्रू मेंबर इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि वैसे भी उन्हें लियू शेंग की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातचीत अचानक तब बीच में ही रुक जाती है जब युद्ध के मैदान में एक आंखें चौंधिया देने वाली एनर्जी बीम तेजी से गुजरती है और सीधे एओनैंग टुरिंग की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वो एल्फ कुछ समझ पाता, धमाके के बीच से एक हमलावर बाहर निकलता है और उसकी छाती पर जोरदार लात मारता है। लात लगते ही वो हवा में उछल जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्रिज पर जी यांग चैन की आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि समुद्री डाकुओं के इस घात लगाकर किए गए हमले में एक लेवल 13 का माहिर भी शामिल है। वो घबराकर एल्फ की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी मांगती है।
हमलावर एक बेहद डरावना इंसान है जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं और जिससे एक भारी भरकम और खौफनाक आभा निकल रही है। हाथ में तलवार थामे वो घायल एल्फ को उसके घमंड के लिए ठंडे लहजे में ताना देता है। बुरी तरह से घायल और कुछ भी बोल पाने में असमर्थ आओ नैंग टूरिंग अंतरिक्ष के खालीपन में बेबस सा तैरता रहता है और दर्द से करहाते हुए अपनी छाती को कसकर पकड़े रहता है। खतरे को भांपते हुए परेशान जी यांग चेन अपने मातहतम को आदेश देती है कि वो अपने जहाज के लेवल 13 के माहिरों को तुरंत बुला लें। वो सभी निचले स्तर के लड़ाकों के लिए एक संदेश प्रसारित करती है और उन्हें आदेश देती है कि वो तुरंत जहाज के अंदर वापस लौट आएं। एओ नैंग टूरिंग को लंगड़ाते हुए जहाज की ओर बढ़ते देख हत्यारा उसके इस भागने की बेबस कोशिश पर ताना देता है। खौफनाक तेजी से आगे बढ़ते हुए वो सीधे भागते हुए एल्फ के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एक जानलेवा वार करने के लिए अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाता है। ठीक इससे पहले कि तलवार जमीन पर गिरे, हाई जी डाओ बीच में आ जाता है और अपने शिष्य को बचाने के लिए अपनी विशाल तलवार से हत्यारे के जानलेवा वार को रोक लेता है। वो हत्यारे को घूरता है और पूरी दृढ़ता से खुद को उस समुद्री डाकू का नया प्रतिद्वंद्वी घोषित करता है। जी यांग चेन राहत की एक गहरी सांस लेता है। ये देखकर खुश होता है कि हाई जी डाओ हमले को रोकने के लिए लड़ाई के मैदान में उतर आया है। अंतरिक्ष में 2 लेवल 13 के माहिर आपस में भिड़ते हैं जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त झटके फैलते हैं। लड़ाई का रुख तब बदल जाता है जब 2 और प्रभावशाली हस्तियां वू तियान और बाबू बालो हाई जी डाओ की मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जहाज का पूरा दल खुशी से झूम उठता है, इस बात का जश्न मनाते हुए कि उनके तीनों लेवल 13 के गुरु अब लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। दुश्मन के अकेले माहिर का सामना करते हुए जी यांग चेन आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। वो सोचती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसने कुछ और माहिरों को काम पर रखा। उसे एहसास होता है कि अगर वो सिर्फ अपने परिवार के अकेले गार्ड पर निर्भर रहती तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। इस बीच लू शेंग की चेतना उसके बदले हुए शैडो क्लोन के अंदर पूरी तरह से जाग जाती है, जो एक बहुत बड़े सीप के खोल के अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ा था। क्लोन का वो भयानक रूप खड़ा हो जाता है। लू शेंग उसकी शक्ति का अंदाजा लगाता है और उसे एहसास होता है कि इस परग्रही शरीर ने लेवल 12 का शिखर छू लिया है और अब लेवल 13 में प्रवेश करने की कगार पर है। थोड़ा चिढ़ते हुए वो इस सहज विकास की तुलना अपने मुख्य शरीर से करता है। वो सोचता है कि उसके असली रूप को सिर्फ लेवल 12 तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि लेवल 13 अभी भी एक दूर का सपना लगता है। इसके विपरीत ये शैडो क्लोन कुछ नहीं करता सिवाय निष्क्रिय रूप से पोषक तत्वों को सोखने के, फिर भी इसकी शक्ति अपने आप तेजी से बढ़ जाती है। इसकी अपार शक्ति के बावजूद लू शेंग को इस अजीबोगरीब शरीर से घिन आती है। वो मानता है कि अगर ये क्लोन कुछ हद तक इंसानों जैसा ना होता तो वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता। उस विशाल खोल को जोर से खोलकर वो बाहर के माहौल को देखता है। सोचता है कि क्या वो काली शक्ति वापस आ गई है। जैसे ही खोल खुलता है, लू शेंग के सामने एक परेशान कर देने वाला दृश्य आता है। जानी पहचानी समुद्री खाई के बजाय उसे एक भयानक विस्तार दिखाई देता है, जिसका आसमान एक अजीब से गहरे हरे रंग का है। पूरा माहौल चमकती हुई हरी दरारों से भरा है और वहां से अराजकता, बुराई और विनाश की एक जबरदस्त आभा निकल रही है। हैरानी से घूरते हुए लू शेंग को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसका शैडो क्लोन अब अज्योर ग्रह की खाई में नहीं है, बल्कि किसी तरह डार्क साइड ब्रह्मांड में पहुंच गया है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।